नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जाखड़। आज हम फर्स्ट ग्रेड के इतिहास सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। पुराना इतिहास का जो सिलेबस था उससे अभी जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें थोड़ा चेंज किया गया था। उसमें राजस्थान का पाठ्यक्रम थोड़ा सा जोड़ा गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास सिलेबस के बारे में बात करने से पूर्व मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय इतिहास प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री और एक राजस्थान का इतिहास, मतलब 5 पार्ट हो जाते हैं। पूरे साइकोलॉजी अलग हो जाती है। लेकिन इतिहास की बात करें तो उसमें भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में कौन सा है? पहला प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में अपना जो पहला टॉपिक है जिसमें प्राचीन भारत के स्रोत, साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों के विवरण। जैसे इसमें साहित्यिक स्रोतों में बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है और पुरातात्विक है जिसमें उत्खनन से प्राप्त सिक्के मान लो और भी अभिलेख हैं। वो विदेशी यात्रों में जैसे मेगस्थनीज है, स्ट्रेबो है, पुलट्राक है, एरियन है आदि यात्रियों के विवरण है। फिर बीच में बात करें ह्वेनसांग है, फाहियान है, ये सभी के सभी पहले टॉपिक में आते हैं। उसके पश्चात दूसरा जो अपना पार्ट होता है, दूसरा पार्ट है, उसमें बात करते हैं दूसरे पार्ट में जिसमें प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सभी के सभी इसमें जोड़े गए हैं। ये अपना पहला टॉपिक है। ये अपना कौन सा टॉपिक है? पहला टॉपिक। जैसे कि पहले टॉपिक की तो बात की थी हम साहित्यिक स्रोतों में और पुरातात्विक और विदेशी विवरण, और दूसरे टॉपिक में है जिसमें पुरापाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल है। जैसे कि कहाँ से शुरुआत होती है कि पहले हथियार थे वो बड़े थे, उसके पश्चात छोटे बने, जैसे यहाँ से क्या मिला, मानव के अवशेष कहाँ से मिले, उसके पश्चात और भी जैसे अनेक विवरण मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल जिसमें जो ये सभी के सभी हमारी दूसरे टॉपिक में आ जाएंगे। तीसरे टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं, हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सभ्यता बोल सकते हैं। कौन सी? सिंधु सरस्वती सभ्यता बोल सकते हैं। ये सभी के सभी इसमें जोड़े गए हैं, सभी के सभी इसमें जोड़े गए हैं। इसमें हमें पढ़ना है सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। प्रमुख स्थल में जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, उसके पश्चात लोथल है, कालीबंगा है, रंगपुर है। ये अनेक स्थल है जो इनके बारे में हमें सभी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। उसके पश्चात इसका नगर प्रशासन है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है। जैसे कहाँ कहाँ से राजनीतिक विस्फोट विघट ने क्या कहा है, राजनीतिक व्यवस्था क्या पे लोकतंत्र था या राजतंत्र था, पुरोहित वर्ग का शासन था, ये सभी की सभी चीज़ें हमें, समाज किस प्रकार से विभाजित था, ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। फिर चौथा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हमें वैदिक संस्कृति के बारे में ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, जैसे 1500 से 1000 और 1000 से 600, ये पूरा का पूरा हमें वैदिक सभ्यता का पूरा विवरण पढ़ना पड़ेगा। इसका पशुपालन, कृषि व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, सभा समिति, ये सभी की सभी विद्वत क्या थी, ये सभी के सभी के इसके युद्ध में, राजनीतिक में जैसे दशराज्य युद्ध है, ये वैदिक संस्कृति के बारे में अध्ययन है। फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में हमें अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, पिता का, माता का नाम, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। उसके पश्चात इनसे सब अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 2 चीज़ें ये पढ़नी पड़ेंगी। फिर महाजनपद काल है, और महाजनपद में काल में है मगध का उदय। मगध में हर्यक वंश है, बिंबिसार है, आजाद शत्रु है, उदयन है, शिशुवग है, नागवंश हो गया, नंद वंश में आ जाएगा, महापद्मानंद है, और अंतिम शासक घनानंद आ जाएगा, घनानंद ये है। उसके पश्चात मौर्य प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और उसके पश्चात इसका प्रशासन 26 अध्यक्ष है। उसके पश्चात 18 तीर्थ हैं। ये शासन प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था है, कला है, स्थापत्य कला है, इनके बारे में सभी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। उसके पश्चात मौर्यत्र काल में है मौर्यत्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग है, फिर कण्व है, हिंद यवन है, कुषाण है, विमकट विशेष, कुजलपट विशेष है, कनिष्क है, कनिष्क से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और पश्चिमी क्षत्रप हैं जैसे रुद्रदामन है। ये सभी के सभी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और साथ ही इस मौर्यत्र काल की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और संस्कृति के बारे में भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद दक्षिण भारत में
अपने को सातवाहन पढ़ने हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक शेमुक था। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी है, विशिष्ट पुत्र पुलमावी है। ये सभी के सभी। संगम काल पढ़ना है हमें, चालुक्य पढ़ना है, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट पढ़ना है। उसके पश्चात गुप्त है, श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है। इनके बारे में सभी शासकों के बारे में अध्ययन करना है। इसके राजनीतिक और साथ में सांस्कृतिक भी दे रखी हैं। इसमें मंदिर है, ये देवगांव का भीतरी मंदिर है, ये ईंटों का बना हुआ मंदिर है। इसके बारे में, इन मंदिरों के बारे में, उनके जो भी उपलब्धियां थे, वर्धन वंश है, हर्षवर्धन, जैसे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, तीनों के बारे में, और राजनीतिक और सांस्कृतिक इनकी उपलब्धियां भी पढ़नी पड़ेंगी हमें। उसके बाद पूर्व मध्यकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और विदेशी संस्कृति, पश्चिमी जावा, कंबोडिया, इनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति थी जो विदेशों में इसका फैला हुआ, इस पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा तो हमारा प्राचीन भारत है, भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का अध्ययन है। उसके पश्चात अगला पार्ट आता है मध्यकालीन। जैसे कि हमें पता होगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत वैसे तो दिल्ली सल्तनत से शुरू होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। लेकिन इससे पहले की बात करें, जैसे 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जैसे ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं तो हमें पता होना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गोरी का आक्रमण। और मोहम्मद गोरी जो ही भारत में आता है, मोहम्मद गोरी, और 1191 और 1192 और 1192 में त्राइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, दोनों प्रथम में हार जाता है, दूसरे में जीतने के पश्चात भारत में ये सूबेदार नियुक्त करता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को सूबेदार नियुक्त करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, गुलाम वंश की स्थापना कर दी, और इस गुलाम वंश की स्थापना होते ही भारत में दिल्ली सल्तनत के। अब इसमें पहला टॉपिक है वो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत हैं। जैसे कि इसमें कौन सी है, अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं, बढ़ने की पुस्तकें हैं, इन जितने भी जो इस काल के दौरान, दिल्ली सल्तनत की काल के दौरान जो साहित्य लिखे गए थे, उससे हमारे वहाँ के अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति है, जितने भी, और जैसे बाहर से भी कुछ आए थे, इब्न बतूता वगैरह है, उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, बलबन है, केकुवाद है, के खुसरो है। उसके पश्चात जैसे गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, ये तुगलक वंश के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। इन सभी शासकों के बारे में अध्ययन करके बाद में इसकी स्थापना, विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था और सैनिक संगठन, भू राजस्व और सल्तनत काल में एकता व्यवस्था की अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी पिछली वाली फर्स्ट ग्रेड में एकता का प्रश्न पूछा गया कि भारत में एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, जो कंफ्यूज का चल रहा है अभी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश। इससे इस प्रकार का ये अपना टॉपिक हो गया। फिर सूफी और भक्ति आंदोलन, सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। सूफी और भक्ति आंदोलन में सूफी संतों के बारे में, जैसे निजामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनके बारे में अध्ययन करना पड़ते हैं। भक्ति में है रामानुजाचार्य है, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, भेदाभेद, इन सभी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। उसके पश्चात अगली बात करते हैं, 17 नंबर पर टॉपिक है अपना मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में जैसे बाबर है, हुमायूं, अकबर है, इन सभी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब तक महत्वपूर्ण है। और उसके पश्चात इनकी मुगलों की जो राजनीतिक व्यवस्था, जैसे प्रशासनिक है, भू राजस्व है, और सैनिक प्रशासन है, मनसबदारी, जागीरदारी, इनके बारे में स्थापना करते हैं। मनसब शब्द अरबी भाषा का शब्द है, मनसबदारी कैसे 10,000 का कैसे होता है, इनके सभी के बारे में। मध्यकालीन के सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक जीवन और मराठों का उदय, शिवाजी के बारे में, शिवाजी का जन्म, पिता माता, ये तो नॉर्मल से। उसके पश्चात इसका प्रशासन कैसा था, किस प्रकार मुगलों के साथ इसका संघर्ष हुआ, ये सभी की सभी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा अपना कौन से में आएगा, मध्यकालीन। तो दो टॉपिक हो गए, प्राचीन जैसे एसेंट इंडिया हो गया और मिडाइवल इंडिया हो गया। अब अगला है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक इतिहास। और इस आधुनिक इतिहास में बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना 1757 से 1857। तो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के बारे में बात करें, क्षेत्रीय शक्तियां जैसे पंजाब में है, मैसूर में है, इन सभी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस 1757 से 1857 दे रहा है, तो प्लासी और बक्सर का युद्ध और 1857 की क्रांति, ये महत्वपूर्ण इसमें आ जाएगी। रेतवाड़ी व्यवस्था ये भी आ जाएंगी, वो अलग से आ जाएगा। और ब्रिटिश सर्वोच्च की स्थापना कि इस काल में इस 1757 और 1764 बक्सर के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश से मतलब अंग्रेजों का भारत में जो एक उत्थान हुआ था, उसके बारे में ये टॉपिक है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, स्वरूप, घटनाएं और महत्व और परिणाम। कि 1857 की क्रांति है,
इसका स्वरूप किस प्रकार हुआ, सर्वप्रथम कहाँ से योजना बनी, उसके पश्चात सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ से हुआ, अनेक जगह मेरठ में झांसी में किस प्रकार हुआ, 10 मई को कहाँ पे हुआ था, उसके पश्चात ये अलग अलग चीजें ये पढ़ के पश्चात इसके अंदर घटनाएं हो गई और घटना के बाद में इसका महत्व क्या है, भारत में किस प्रकार उत्साह फैला और इसका परिणाम क्या निकला। ये सभी की चीजें भारत में संवैधानिक विकास 1773 से 1950 के बीच में जितने भी एक्ट आए थे उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे 1813 का है, 33 का है, 1909 का पार्लियामेंट है, 1935 का अधिनियम है, पूरे के पूरे पढ़ने पड़ेंगे। और उसके पश्चात औपनिवेशिक काल में आर्थिक परिणाम, भू राजस्व, आधुनिक और धन देहांत, ये सभी के सभी। जैसे ब्रिटिश पावर्टी, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी की पुस्तक है, धन दोहन के बारे में, धन निष्कासन का सिद्धांत देते हैं वो। और इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार, सामाजिक और धार्मिक सुधार राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद जी है, इनके बारे में। और सामाजिक सुधार और दलित उत्थान, इनके बारे में, जो भी समाज में जो दलितों के उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले है, रमाबाई है, इस प्रकार उत्थान किया था उनके बारे में अध्ययन है। 19 शताब्दी में शिक्षा और प्रेस का स्थापना, तो इसके पश्चात कौन से समाचार पत्र और जिसमें भारतीयों का और विदेशियों का क्या योगदान रहा था उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। और भारतीय स्वतंत्र संग्राम 1857 से 1919 के बीच में, 1857 के पश्चात 1892 का अधिनियम है, 1892 का अधिनियम, 1885 में कांग्रेस की स्थापना है, तो ये कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात 1905 का बंग आंदोलन, 1905 का बंगाल विभाजन है, 1906 की मुस्लिम लीग है, 1906 की मुस्लिम लीग है, और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन है। ये सभी की सभी चीजें हमें अध्ययन करनी पड़ेगी। फिर 1911 का दिल्ली दरबार है, 1914 की कामागाटू मारू प्रकरण है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, 1917 का चंपारण अभियान है, खेड़ा किसान आंदोलन है, वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, ये। और 1919 का मांटेक्सू अधिनियम तक की ये बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें रोलेक्ट एक्ट भी बीच में आ जाएगा। और गांधी युग में तो आपको पता है 1920 का असहयोग आंदोलन है, ये गांधी युग में राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1922 का चोरी चोरा कांड पढ़ना पड़ेगा, फिर 1928 में जो एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, 1932 के बीच में जो 3 गोलमेज सम्मेलन है ये पढ़ना, गांधी इरविन समझौता पढ़ना पड़ेगा। उसके पश्चात 1942 में 1938 का हरिपुरा अधिवेशन है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है, ये सभी के सभी पढ़ने पड़ेंगे। 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, और 1942 में क्रिप्स मिशन है, ये क्रिप्स मिशन है, 1946 में कैबिनेट मिशन है, और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत आजाद होता है। और उसके पश्चात ये प्रमुख नेता है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, राजा गोलचारी प्रसाद अम्बेडकर, ये सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये तो हमारे 3 पार्ट थे। और 3 पार्ट के पश्चात अगला चौथा पार्ट है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास में यूरोप में पुनर्जागरण, जैसे पुनर्जागरण शब्द कहाँ से प्रयोग किया गया है, रेनेसां शब्द से बना हुआ, रेनेसां का अर्थ तो फिर से उठना, इटली में एकीकरण से ये पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, क्यों होती है, वहाँ पे कारण क्या होता था, किस प्रकार का ये पढ़ना, प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके कारण क्या रहे हैं और उसमें क्या घटनाएं हुई हैं और उसका परिणाम क्या निकला है। परिणाम जैसे कि उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक मंदी, शीत युद्ध का प्रभाव, राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रसंघ की स्थापना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, बोस्टन टी पार्टी के बारे में, जो भी जितनी है, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरुआत हुई पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी, रूस की क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसमें लाल सेना है, चेका सेना है, किस प्रकार से, और जर्मनी और इटली का एकीकरण है। ये अपना कौन सा जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में फिर और बात करते हैं, फ्रांस की क्रांति हो जाएगी, फ्रांस की क्रांति, और नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट का कोर्सिका द्वीप में इसका जन्म हुआ था, इसमें भी प्रश्न पूछा गया था विश्व स्टडी में। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद है, जर्मनी नाजीवाद, हिटलर है, इटली में फांसीवाद का उदय हुआ है, ये सभी की सभी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। अरब जगत है, ये नया टॉपिक जोड़ा गया आपके बारे, ये टॉपिक है, ये नया जोड़ा गया। 1949 में चीन की क्रांति, ये 2 टॉपिक हैं, ये अब के बार नए जोड़े गए हैं, ये भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर लास्ट अपना है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, जितने भी पुरातात्विक स्थल है, जैसे कालीबंगा है, गणेश्वर है, उसके पश्चात आहड़ है, पेलीबंगा है, ये सभी के सभी। राजस्थान में राजपूत वंश का उदय, जिसमें गोहिल वंश, बप्पा रावल हैं, गोहिलादित्य, बप्पा रावल, इसमें गोहिल वंश में और भी जितने भी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जेतर सिंह है, महाराणा प्रताप है, कुंभ है, राणा सांगा है, गुजर प्रतिहार है, गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, उसके पश्चात नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज है, जितने भी मेहर भोज हैं, ये सभी के पढ़ने पड़ेंगे। राठौड़ है, रावसिंहा,
और आवश्यक के बाद जोधा है कि जितने भी है, चंद्रसेन है कि मालदेव है कि सभी के सभी पढ़ने पड़ेंगे। चौहानों में भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण तो पृथ्वीराज चौहान ही है। और कछुआ वंश से दुलेराय की स्थापना से मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है। राजपूत प्रतिरोध, पृथ्वीराज तृतीय 1191-92 त्रेन का युद्ध और त्रेन का द्वितीय युद्ध। फिर रणथंबोर है, रणथंबोर में हमीरदेव 1301 का एक महत्वपूर्ण साका है। 1301 में राहुल रतन सिंह 1303 की घटना महत्वपूर्ण है। कानरदेव चौहान 1308 1311 सांगा खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, मालदेव 1514। उसके पश्चात अगली बात करते हैं, इसमें चंद्रसेन आ जाएगा। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह की सभी 1857 की वहाँ पे भाट के संदर्भ थे ये राजस्थान की दोनों को साथ मिला के। और राजस्थान में फिर आदिवासी आंदोलन है, उसके पश्चात किसान आंदोलन है, जैसे भील आंदोलन है, जैसे मोतीलाल तेजावत का एक आंदोलन है, और गोविंदगिरी 2 महत्वपूर्ण है। और फिर मेना से संबंधित आ जाएगा। और किसान आंदोलन अपना है, बिजोलिया है, बेंगू है, अलवर है, ये सभी किसान आंदोलन की श्रेणी में। मुगलों के साथ राजपूतों की सहयोग नीति, मान सिंह, राज सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह। ये मान सिंह है कछुआ वंश से आ जाएगा, मिर्जा राजा कछुआ से आ जाएगा, ये भी कछुआ से आ जाएगा। और जसवंत सिंह जो औरंगजेब के समय था, धर्मत के युद्ध से संबंधित बात करते हैं। जमरूद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अजीत सिंह इनका पुत्र था। राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख और साहित्य आ जाएंगे इसमें। और फिर जागृति और सामाजिक पूर्ण, राजनीतिक और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। इसके बारे में अध्ययन मत्स्य संघ है, पूर्व राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है, राजस्थान की कला और स्थापत्य और चित्रकला, ये सभी के सभी टॉपिक हैं जो हमारे ये सिलेबस है। पूरा का पूरा सिलेबस ये फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है, फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री से संबंधित। इसके 4 पार्ट है महत्वपूर्ण। तो वैसे तो 3 ही पार्ट हैं, एक तो भारतीय इतिहास, एक राजस्थान का इतिहास और एक है आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें भारतीय इतिहास के 3 पार्ट हैं, प्राचीन एसेंट इंडिया, मिडेवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। और उसके पश्चात एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, एक राजस्थान का इतिहास है। ये राजस्थान का इतिहास सबके बाद जोड़ा गया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस था। धन्यवाद।